Very good evening, friends. Today we will be having open house on all the case laws which are covered in the syllabus for limited insolvency examination. This Excel file is already available with you. It has been prepared by Rakesh Tayalji, who has already passed the limited insolvency examination. And this is the Excel file which you have to read on the exam day. First of all, we will start from NCLT case laws. In NCLT case laws, if you have any question on any case law, then please let me know. Let us first take it case by case. So this is the first case. Let us see. अब फर्स्ट केस क्या था, थोड़ा थोड़ा मैं समरी बताता जाता हूं और आप इसको करते रहेंगे. एमटेक ऑटो वाला केस था. एक तो ये है कि इसमें सेक्शंस कौन कौन से कवर्ड हैं. वैसे सेक्शन वो पूछेगा नहीं. दे डू नॉट आस्क इट लाइक कि भाई इसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर्ड थे. दे जनरली डोंट आस्क. ठीक है. तो एमटेक ऑटो वाला केस था. लिबर्टी हाउस ग्रुप वाज द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट और दिनकर वाज द आरपी इन दिस केस. और जो सीडी थी वो थी एमटेक ऑटो सीडी, और कॉर्पोरेशन बैंक जो था इसका एफसी था. ठीक है. तो मोटी मोटी बात तो इसमें ये है. अब इसमें इशू क्या आया. इसमें इशू ये आया कि ये जो लिबर्टी हाउस था, ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था, अब इसने क्या किया कि प्लान तो दे दिया लेकिन प्लान को इंप्लीमेंट नहीं कर पाया ये. ठीक है ना. तो बात ये, इसमें कई क्वेश्चंस आए. एक तो ये है कि सीओसी वर्सेस लिबर्टी हाउस ग्रुप क्या क्या इश्यूज आए. एक तो ये था कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू बी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 74(3) फॉर फेलियर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. इन्होंने कहा भाई देखो ऐसे है, ये बंदे ने रेजोल्यूशन प्लान तो दे दिया लिबर्टी हाउस ग्रुप वाले ने, इंप्लीमेंट इसको कर नहीं रहा, तो इस पे पेनल्टी लगाई जाए. ठीक है. तो डिसीजन ये हुआ कि भाई सीओसी या जो क्रेडिटर है दे कैन फाइल क्रिमिनल कंप्लेंट बिफोर आईबीबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. उसके बाद में एक और इशू इसमें ये था कि जो वेदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू स्टार्ट प्रोसेस एज फ्रेश आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्लान अंडर सेक्शन 31 एंड कॉन्सिक्वेंटली फेलियर ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ सच प्लान. तो अब बात ये आ गई इसमें इसमें ये कहा कि भाई क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर सकती है जबकि एक बार प्लान आपका अप्रूव हो गया हो और बाद में फेल हो जाए. तो इसमें डिसीजन ये था कि नॉट टू स्टार्ट एज फ्रेश, रिकॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू अप्रूव अल्टरनेट प्लान. तो उन्होंने कहा जो दूसरा अल्टरनेट प्लान है भाई उसको आप रिव्यू कर लो, उसको आप अप्रूव कर दो. ठीक है. क्योंकि नॉर्मली एक से ज्यादा रेजोल्यूशन प्लान्स आए होते हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें यह था कि वेदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट आईबीबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 3. तो उन्होंने कहा कि भाई सीओसी या क्रेडिटर है दे शुड फाइल कंप्लेंट बिफोर आईबीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट. एक और पीरियड था इसमें कि एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड फ्रॉम सबमिशन ऑफ ऑल्टरनेट प्लान टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी. तो इन्होंने कहा कि ठीक है, क्विन लॉजिस्टिक्स वाला इन्होंने केस दिया कि भाई वी कैन एक्सक्लूड सर्टेन पीरियड. ठीक है. और जो इश्यू आया इसमें लिबर्टी हाउस ग्रुप वर्सेस सीओसी, इसमें क्या आया, इसने क्या कहा, इसने ये कहा एग्जिस्टेंस ऑफ सीओसी आफ्टर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. इन्होंने कहा भाई ऐसा है, सीओसी की तो पावर खत्म हो जाती है जब एक बार आपका प्लान अप्रूव हो जाए, तो सीओसी की तो पावर खत्म हो जाती है. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा भाई सीओसी को आप रिकॉन्स्टिट्यूट करो. डिसीजन ये हुआ. उसके बाद में ये आया कि वेदर कॉर्पोरेशन बैंक इज कॉम्पिटेंट टू फाइल एप्लीकेशन वंस रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव. एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो क्या जो एफसी है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, क्या वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. तो इसमें डिसीजन आया कि यस ही कैन फाइल एप्लीकेशन. तो ये केस के बेसिक बेसिक फैक्ट्स थे. एमटेक ऑटो लिमिटेड वाला केस था ये, लिबर्टी हाउस ग्रुप जिसमें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था. इसमें किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा करते हैं. हाँ जी. आप लोग पढ़ रहे हैं किस लॉज को या नहीं पढ़ रहे अभी, क्या कर रहे हैं. भाई सवाल तो जरूर होने चाहिए. आप किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हो, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनीथिंग. वरना तो मुझे सारा रिपीट करना पड़ेगा.
भाई मेरे को ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं पूरे को रिपीट करूं सारे को, मेरा तो ये है कि आपका जो जो प्रॉब्लम है जिसमें उसको पूछ लो आप। दूसरा केस है इसमें स्टर्लिंग एसईजेड इंफ्रा लिमिटेड और एसआरईआई इंफ्रा फाइनेंस, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इसमें क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन इसमें ये था कि भाई जो पीएमएलए से रिलेटेड केस था ये, ठीक है। डिसीजन क्या आया कि अटैचमेंट जो है अंडर पीएमएलए कैन बी सेट असाइड इन व्यू ऑफ मॉरेटोरियम एंड ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 238, ये हमने कल भी पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि भाई देखो ऐसे है, अल्टीमेटली चाहे आप पीएमएलए में प्रोसीडिंग चलाओ चाहे एबीसी में चलाओ, अल्टीमेटली है क्या, मान लो किसी ने गड़बड़ भी करी है तो अल्टीमेटली तो क्रेडिटर के पास ही पैसे वापस आने हैं, ठीक है ना। अगर आप पीएमएलए में चलाओगे तो क्रिमिनल केस है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आईबीसी जो है सिविल प्रोसीडिंग है तो आईबीसी में कम टाइम लगेगा, तो आईबीसी का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, लेटर लेजिस्लेशन है, तो आप पहले आईबीसी में चला लो प्रोसीडिंग। क्वेश्चन इसमें ये था, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो भी अटैचमेंट है उसको सेट असाइड कर दो, ये है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई मॉरेटोरियम में जो है अटैचमेंट नहीं हो सकता। अगला केस था इसमें एयरसेल लिमिटेड, और ये एयरसेल लिमिटेड में क्या था, इशू ये था कि भाई वेदर सिंगल रेजोल्यूशन प्लान कैन बी फाइल्ड फॉर मल्टीपल सीडीज। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हाँ यस इट कैन बी फाइल्ड, एक ही रेजोल्यूशन प्लान फॉर मल्टीपल सीडीज भी आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद में मॉरेटोरियम पेनल्टीज प्रोसीडिंग्स टू बी एक्सटेंडेड फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम इफेक्टिव डेट फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, नहीं इन्होंने कहा नहीं भाई, ये इसमें डिसीजन आया कि जो मॉरेटोरियम है या जो पेनल्टी है या प्रोसीडिंग्स है टू बी एक्सटेंडेड फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम इफेक्टिव डेट, इन्होंने कहा नहीं ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। उसके बाद आया जो टैक्सेस है, स्टैंप ड्यूटीज है, लेवीज, ट्रांसफर चार्जेस टू बी वेड फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर द रेजोल्यूशन प्लान, नहीं इन्होंने कहा कि ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है, टू प्रे ऑन केस टू केस बेसिस इस केस में, ठीक है। एंड टू रिन्यू ऑल लाइसेंसेस एक्सपायर्ड बिफोर अप्रूवल डेट, तो इन्होंने कहा कि R8 हैज टू अप्लाई टू रेलेवेंट अथॉरिटी एंड रेलेवेंट अथॉरिटी टू डिसाइड कीपिंग इन व्यू आईबीसी एंड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एक्वायर द कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न। एक मिनट सर, दोबारा एक मिनट पकड़े। एक तो आपने बताया कि ठीक है वन रेजोल्यूशन प्लान कैन बी फॉर द मल्टीपल सीडीज, ये अप्रूव हो सकता है। उसके बाद सर क्या बताया, सॉरी मिस कर गया। उसके बाद में ये है कि वो ये कहता है कि इसमें ये इशू आया कि भाई ये जो मॉरेटोरियम है, जो पेनल्टीज हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, दे कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम इफेक्टिव डेट फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है। भाई इनका पीरियड कहां तक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो मॉरेटोरियम है या जो पेनल्टी या प्रोसीडिंग्स है दे कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम इफेक्टिव डेट फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ठीक है सर। थर्ड केस जो है वो जीएनबी टेक्नोलॉजीज का है। एक मिनट मैं इस केस को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेता हूँ, एयरसेल वाले को। पहला वाला तो क्लियर है जी, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। इसको एयरसेल वाले एमटेक को वाला इसको, पहला वाला तो एमटेक वाला था ना सर, एमटेक हाँ ऑटो वाला। एमटेक वाला, हाँ हाँ हाँ। उसमें तो यही था कि नॉट एबल टू हम्म। एग्जीक्यूट रेजोल्यूशन प्लान है, तो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एयरसेल वाले को। तो एयरसेल वाला भी काफी टेढ़ा मेढ़ा केस है। तो इसमें क्या हुआ कि एयरसेल वाले केस में हुआ क्या कि 3 इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल हुई इन द मैटर ऑफ एयरसेल लिमिटेड, डिशनेट वायरलेस लिमिटेड एंड एयरसेल सेलुलर लिमिटेड, ठीक है। वर फाइल्ड approval of the adjudicating authority for the resolution plans submitted by UV Asset Reconstruction Company Limited for resolution of the corporate applicants। ये 3 कंपनी थी, तो 3 कंपनीज की रेजोल्यूशन के लिए एक नहीं फाइल करी एप्लीकेशन, ठीक है। The adjudicating authority noted that since there is substantial interweave of business between the 3 corporate applicants, the resolution plans are in paramateria and decided to dispose of all the 3 applications by passing a common order, ठीक है। तो 3 कंपनी थी, इन्होंने कहा तीनों कंपनी जो है आपस में मिक्सिंग है काफी, ठीक है ना। तो हम तीनों कंपनियों को जो है एक ही ऑर्डर से जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। कंपनियां कौन कौन सी थी, एयरसेल लिमिटेड, डिशनेट वायरलेस लिमिटेड और एयरसेल सेलुलर लिमिटेड। और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था वो कौन था, यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। जो ऑल द 3 कॉर्पोरेट डेटर
जो तीनों कॉर्पोरेट डेटर थे, एयरसेल लिमिटेड, डिशनेट और एयरसेल सेलुलर, दे फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP, ठीक है, एंड ऑल द एप्लीकेशंस वर एडमिटेड इन मार्च 2018। तो तीनों ने ही सेक्शन 10 में एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है। जो भी आए उनको ऐड करते रहिए, बहुत सारे लोगों को मैंने पोस्ट बना रखा। अब यह मिस्टर विजय कुमार VIR, ही वाज अपॉइंटेड एज द कॉमन IRP ऑफ द कॉर्पोरेट एप्लीकेशन। तो तीनों के लिए एक ही IRP अपॉइंट हुआ। On date of filing of the applications, the verified and admitted financial debt of Aircel Limited stood at इतना, इसका कम तकरीबन 20,000 करोड़ के करीब डेट था इसका, ठीक है, एयरसेल लिमिटेड का। डिशनेट का था, डिशनेट की फिगर भी इतनी थी, ऑलमोस्ट 20,000 करीब, और एयरसेल जो सेलुलर था उसका भी तकरीबन 20,000 करोड़ था ऑलमोस्ट। तो बिसाइड द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन्वॉल्विंग 12 बैंक्स, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर तो थे ही इसमें, जिसमें 12 बैंक इन्वॉल्व थे। जो DOT था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, इट वाज इनवाइटेड एंड हैज बीन अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द COC फ्रॉम द थर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 6 जून 2018 एंड देयर आफ्टर। क्योंकि DOT ने भी कुछ पैसे लेने थे, ठीक है ना, तो DOT को भी इनवाइट किया गया COC की मीटिंग में। The RP has confirmed that DOT has not raised any reservation as regards claim verification, resolution plan process, conduct of CIRP in general and the resolution plan itself. तो उन्होंने कहा भाई DOT ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, ठीक है। इवेंचुअली 2 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जिन्होंने अपने रेजोल्यूशन प्लान दिए थे, वो कौन कौन से थे? एक तो था UV एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दूसरा था 8 कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 8 कैपिटल, ठीक है। एक UV एसेट एक UV ARC थी और दूसरी 8 कैपिटल थी। अब ये जो रेजोल्यूशन प्लान खोले गए थे, ये लास्ट डेट के बाद आए थे जो प्लान आए थे, ठीक है। तो RP ने क्या किया? RP कन्वीन्ड ए मीटिंग ऑफ द COC टू सीक देयर व्यूज कि भाई जो प्लान लास्ट डेट के बाद आए हैं, क्या इनको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी COC मेंबर थे एक्सेप्ट GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन्होंने कहा भाई ठीक है ये प्लान को कंसिडर कर लो। तो GT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दैट एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। अब 8 कैपिटल ने बाद में अपना रेजोल्यूशन प्लान विड्रा कर लिया। 2 ही पार्टीज ने रेजोल्यूशन प्लान दिया था, एक तो UV ARC थी और दूसरी थी 8 कैपिटल। तो 8 कैपिटल ने बाद में अपना रेजोल्यूशन प्लान विड्रा कर लिया आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस, ठीक है, in which various concerns were raised on the compliance of the resolution plan that it had submitted with the provisions of IBC and the regulations framed thereunder. अब एक ही बचा, UV ARC बच गया। तो RP ने क्या किया? RP along with his advisors evaluated UV ARC's plan. अब बहुत सारी उसमें क्लैरिफिकेशन भी ली, ठीक है, डिफरेंट मीटिंग्स हुई। तो अब RP ने क्या किया? RP ने फिर COC को प्लान दे दिया फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। तो प्रोसेस एडवाइजर जो था वो डिटेल्ड उसने फिजिबिलिटी और वायबिलिटी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई और ये COC के सामने रखी, ठीक है। अब COC में डिस्कशन हुआ, तो COC में डिस्कशन के बाद में ये था कि भाई RA वाज आल्सो अदरवाइज आल्सो एलिजिबल, ठीक है ना, 29A की भी कोई इनएलिजिबिलिटी उसके पास नहीं थी। एफिडेविट भी उसने दे दिया। रेजोल्यूशन प्लान COC के सामने गया फॉर कंसिडरेशन, RA भी प्रेजेंट था, ठीक है। और उसके बाद में तो COC ने क्या किया? इसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया विद 74% मेजोरिटी, 73.88% मेजोरिटी से अप्रूव कर दिया, ठीक है ना। और RP also submitted a detailed checklist showing compliance with the various provisions of IBC. अब इशू क्या आया? एक सिंगल प्लान है, क्या वो 3 कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए अप्रूव किया जा सकता है? क्योंकि इसमें 3 कंपनियां थी, ठीक है ना, IRP भी एक ही था तीनों कंपनियों में। तो डिसीजन क्या आया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है UV ARC, इट हैज सबमिटेड द रेजोल्यूशन प्लान फॉर ऑल द 3 कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स, एयरसेल, डिशनेट और एयरसेल सेलुलर लिमिटेड। तो ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है स्पेनिंग ऑल 3 क्योंकि तीनों का बिजनेस एक था, तीनों की इंटरव्यूइंग काफी थी, तो इन्होंने तीनों के लिए एक ही प्लान सबमिट किया। तो बेंच ने ये कहा, जो NCLT थी उन्होंने कहा कि भाई ये जो है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने ऑल और नन स्ट्रेटेजी अपनाई, भाई या तो मैं सारी कंपनियां लूंगा या कोई सी भी नहीं लूंगा, ठीक है। मीनिंग देयरबाय द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इज सब्जेक्ट टू एंड डिपेंडेंट ऑन द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान
सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर टू कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ठीक है ना, उन्होंने कहा भाई या तो सारी कंपनियां मुझे दो या कोई भी मत दो। ठीक है, उसके रीजंस थे, ये जो डिश नेट वायरलेस और एयरसेल सेलुलर थी, ये एयरसेल लिमिटेड की सब्सिडरीज थी। ठीक है, आपस में बहुत सारे इंटरडिपेंडेंस थी, बिजनेस जो है बहुत सारा इंटरलिंकिंग थी बिजनेस में, कॉमन सेट ऑफ एसेट्स थे फॉर देयर इंडिविजुअल फंक्शनिंग, और एक ही ब्रांड था इनका एयरसेल। एयरसेल ब्रांड में ही तीनों कंपनियां काम कर रही थी, और ब्रांड जो था ये एयरसेल लिमिटेड के पास था, दोनों बाकी इसकी सब्सिडरीज थी। ठीक है, और ये ब्रांड के लिए रॉयल्टी देते थे किसको, एयरसेल लिमिटेड को। और जो एयरसेल ग्रुप का जो बिजनेस है ये 23 सर्कल्स में स्प्रेड है। हमें मालूम है कि बहुत सारे सर्कल्स होते हैं इनके, है ना, तो ये सारा इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से है, ये कॉमन ब्रांड है। टॉप मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट तीनों कंपनीज का सेम रहा थ्रू आउट। ठीक है, और फाइनेंशियल जो क्रेडिटर्स थे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के, देव एक्नॉलेज द इंटरलिंकेज बिटवीन द थ्री कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स इवन इन द पास्ट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि भाई को ऑब्लाइजर, एज ए को ऑब्लाइजर उनको फैसिलिटी दी अंडर कॉमन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, टेक्निकल इंटरडिपेंडेंस भी थी। ठीक है ना भाई, इनका जो सैप फैसिलिटी, बिलिंग प्लेटफॉर्म, ईमेल सर्वर वगैरह सारी कॉमनली यूज थे। ठीक है ना, तो इसीलिए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने भी कहा भाई या तो मुझे सारी कंपनी दो या कोई भी मत दो। जो एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी थी वो भी कॉमन थी। CIRP was commonly undertaken for all the three corporate applicants. ठीक है, एप्लीकेशन 3 गई थी सेक्शन 10 में। ठीक है ना, द एंटायर CIRP was conducted on a comprehensive basis at a group level। ठीक है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड नेचर था इसका। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कहा कि भाई ये तीनों रेजोल्यूशन प्लान है, ये आपको इंडिविजिबली कंसिडर करने हैं, मतलब एक ही मानना है सबको, क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरव्यू है बिटवीन द बिजनेसेस। और उसने सबमिट किया कि जो ऑब्लाइजर या को-ऑब्लाइजर स्टेटस है, इट एग्जिस्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द थ्री कंपनीज। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या देखा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने देखा भाई टोटल लोन जो है तकरीबन मोटा मोटा 20,000 करोड़ रुपए का तीनों का लोन था, तो टोटल मिला के 59,000 करोड़ के करीब बनता था। ठीक है, और जो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था इसने कहा भाई मैं ऐसा है 20,000 करोड़ करीब दे दूंगा, 19,600 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा। ठीक है, और 19,600 में से जो 6,630 करोड़ रुपए देगा बाय वे ऑफ जीरो कूपन डिबेंचर्स। ठीक है, जीरो कूपन ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे दूंगा 6,630 करोड़ रुपए के। टोटल जो है आपका 58,700 करोड़ रुपए के है टोटल, जो भी आउटस्टैंडिंग है मैं उसके बदले में 19,600 करोड़ रुपए देने को राजी हूँ। और 19,600 में से भी मैं 6,630 करोड़ जो है वो दूंगा जीरो कूपन ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, और बैलेंस जो अमाउंट है वो मैं दे दूंगा। अब 11 करोड़ रुपए अपफ्रंट लाया ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, और बाकी जो है वो क्या किया उसने, एसेट मोनेटाइजेशन कर दिया, सेल ऑफ द राइट टू यूज स्पेक्ट्रम कर दिया, इस तरह से दिया उसने। ठीक है, अब इसको फिर जो है ये अपना कुछ इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को फेस वैल्यू पर। ठीक है, और बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अलॉट हुए एट प्रीमियम। ठीक है, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई ये जो रेजोल्यूशन प्लान है इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, इन इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल ये कहा है कि भाई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट विल यूज ऑल एफर्ट्स टू मेक पेमेंट टुवर्ड्स CIRP कॉस्ट एंड अदर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। However, in other places, it was mentioned that the entire CIRP cost had uh, had borne out of the recoveries made pursuant to the orders of the Honorable Supreme Court। और ये भी कहा गया कि जो लाइसेंसेस है दे वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसिलेशन बाय एन ऑर्डर ऑफ दिस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हम्म
तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को इसमें कंसिडर किया। के शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक, सीओसी ऑफ एसआर स्टील लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंक्लूड किया कि नाइदर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी नॉर एनसीएलटी हैज बीन एंडोर्ड विद द जुरिसडिक्शन टू रिवर्स द कमर्शियल विजडम ऑफ द डिसेंटिंग फाइनेंशियल creditors, and that the adjudicating authority cannot interfere on merits with the commercial decision taken by the committee of creditors। उन्होंने कहा भाई 78% मेजोरिटी से पास हुआ था केस, ठीक है ना। ये रेजोल्यूशन प्लान, एक ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था, दो आए थे, बाद में एक ने विड्रा कर लिया था। तो adjudicating authority evaluated the resolution plan against the requirement and found the same to be in conformity with the law, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भाई ये जो है अप्रूवल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। जो आरए था इसमें यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, हैविंग बीन लाइसेंस्ड टू एक्ट एज सच बाय आरबीआई। Hence, resolution applicant to require approval of RBI to acquire shares in the corporate applicants। तो आरए ने कहा कि भाई ऐसा है, जब ये मेरा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। RA further undertakes that if any other approval is required, including conversion of debentures verified financial debt into zero coupon optionally convertible debentures, redemption of such zero coupon optionally convertible debentures, conversion of converted verified financial debt into equity, तो ये अप्रूवल भी मैं ले लूंगा। आगे देखते हैं। तो अल्टीमेटली इन्होंने अप्रूव कर दिया जो भी रेजोल्यूशन प्लान था इनका। तो इतना ही है इसमें। अगला देखते हैं केस। अगला केस कौन सा है? ये है जीएनबी टेक्नोलॉजीज का। तो जीएनबी टेक्नोलॉजीज का ये था कि भाई इसमें डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिया लिक्विडेशन पे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन लगी थी। इन्होंने कहा था जी हमारे पास लाइबिलिटी हमारे कोई एसेट्स है नहीं। तो एनसीएलटी ने सोचा भाई हम काय को आईआरपी अपॉइंट करें, ये करें वो करें, तो डायरेक्ट लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब वही उसमें ये था कि भाई इट कैन बी पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस देयर आर नो चांसेस ऑफ रिवाइवल, ठीक है। अगला केस आता है एसबीआई, ये वीडियोकॉन वाला केस भी हमने कल डिस्कस किया ही था। तो इसमें क्या था? इसमें ये था कि भाई आपको जब बहुत सारी कंपनी है, ग्रुप कंपनीज हैं, तो उस केस में कैसे करना है, उसको गोइंग कंसर्न करना है या सेल करना है, कैसे करना है। तो इसमें इन्होंने कहा भाई ऐसे हम कोई ब्लैंकेट व्यू नहीं ले सकते, आप इन कंपनीज को दो ग्रुप में बांट दो। कुछ तो ऐसी हैं जिसमें मिक्सिंग है बहुत सारी, ठीक है ना, कि भाई एक के आउटपुट दूसरे के इनपुट है, तो उनको तो एज ए ग्रुप बेच दो। बाकी को आप एज इंडिविजुअल भी बेच सकते हो, जिसमें एसेट्स अलग है और लाइबिलिटी चाहे कॉमन भी हो, तो भी आप उनको एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट बेच सकते हो। ये डिसीजन था इसमें, ये हमने कल किया ही था। उसके बाद में आ रहा था एसबी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ऐसे क्या है, देखो मैं तो सारे पढ़ाई दिए हैं केस लॉ। सर ये वाला लास्ट लेकिन दोबारा करना समय थोड़ा सा। कौन सा? जो लास्ट ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेणुगोपाल धूत की है सर, उसके बाद जो जीएनबी के बाद की आपने? हाँ हाँ हाँ, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज वाला केस है ना ये। हाँ जी वेणुगोपाल वाला, हाँ जी। हाँ तो वीडियोकॉन में क्या था जी, बहुत सारी कंपनी थी इनकी, तब 20 के करीब कंपनी थी, है ना। अब इसमें ये था कि 15 वीडियोकॉन ग्रुप कंपनी थी, 15 एप्लीकेशन आई थी, ठीक है। कुछ में था कि भाई कुछ ने कहा जी ऐसा है, इसको एज ए ग्रुप ही कंसोलिडेट करो, सारी कंपनी के लिए एक जैसा डिसीजन लो। और कुछ ने कहा कि भाई कंसोलिडेट मत करो। ऐसा होता ना, बहुत सारी कंपनियां बना देते हैं, जैसे रियल एस्टेट में भी बना देते, तो ऐसे वीडियोकॉन वालों ने भी बहुत सारी कंपनियां बना रखी थी। मान लो भाई एक कंपनी पिक्चर ट्यूब बनाएगी, एक आदमी कोई मॉनिटर बनाएगा, इस तरह से, तो एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है। तो अब ये है कि इंडिपेंडेंट कंपनीज को देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, है ना। वो लेके क्या करेगा इंडिपेंडेंट कंपनीज, वो सारे ग्रुप को ही लेना चाहते हैं। ठीक है सर। अब इसमें ये हुआ कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास क्वेश्चन क्या था कि इट हैड टू कंसीडर कंसोलिडेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ऑफ 15 वीडियोकॉन ग्रुप कंपनीज। 15 एप्लीकेशन थी,
कुछ में ये था, कुछ कह रही थी, अपोज कर रही थी कंसोलिडेशन को, और कुछ इन फेवर ऑफ कंसोलिडेशन थी। ठीक है, तो एक कॉमन ऑर्डर वाज पास्ड इन ऑल दिस एप्लीकेशंस। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वेणुगोपाल धूत जो एक्स डायरेक्टर था वीडियोकॉन ग्रुप का, दे आर इन फेवर ऑफ द कंसोलिडेशन। तो एसबीआई और जो वेणुगोपाल धूत थे, वीएन धूत, ये कह रहे थे भाई कि कंसोलिडेट करके ही बेचो। लेकिन एक जो फाइनेंशियल क्रेडिटर था, अ वन ग्रुप कंपनी, फ्यू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड टू लेबर यूनियंस, दे वर ओपोजिंग कंसोलिडेशन। इन्होंने कहा अलग अलग करके बेचो। ठीक है, सारी कंपनी सीआईआरपी में थी, है ना, और 5 जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल थे वो हैंडल कर रहे थे इन 15 कंपनीज का जो सीआईआरपी है। तो फिर वेणुगोपाल धूत ने एक एप्लीकेशन लगाई, तो प्रिंसिपल बेंच ने सारे मैटर्स जो है जहां पर सीआईआरपी कमेंस हो चुकी थी, एक पर्टिकुलर बेंच को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हुआ था इसमें एनसीएलटी मुंबई में। ठीक है जी, क्योंकि ये कहा कि भाई सारे मैटर्स को इकट्ठे टैग कर दो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर ना हो। ठीक है ना, और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि ऑल द पिटिशंस बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ वन कॉर्पोरेट, एक ही सीआईआरपी की तरह इसको कंसिडर करो। ठीक है, पर इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, हम आपकी ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकते कि सारे को एक ही सीआईआरपी कंसिडर करो। इन्होंने कहा कि एनी सच रिक्वेस्ट हाउएवर शैल बी लेफ्ट ओपन टू बी डिसाइड। भाई ये हम डिसाइड करेंगे कि इसको एक ही एप्लीकेशन मानना है या नहीं मानना। ठीक है, अब ये जो 15 ग्रुप कंपनीज की जो लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर थी, उसमें 20 तो बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा भाई सारे को इकट्ठे करके कंसिडर करो, एक ही सिंगल प्रोसीडिंग बनाओ। ठीक है, लेकिन कुछ जो दूसरे क्रेडिटर थे, कुछ और ऑपरेशनल क्रेडिटर थे, उन्होंने कहा भाई अलग अलग करो आप इसको। तो इशू ये था कि वेदर दी सीआईआरपी ऑफ ग्रुप कंपनीज कैन बी कंसोलिडेटेड फॉर ए कॉमन रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, जैसे वो पिछले एयरसेल वाले में क्या था कि 3 कंपनीज के लिए एक ही, उन्होंने कहा था भाई मैं लूंगा तो तीनों कंपनी लूंगा, ना तो कोई सी में नहीं लूंगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता केस इसमें है। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या इसको एक कंसोलिडेटेड लेवल पे देखो। क्वेश्चन क्या आया, तो इन्होंने कहा कि भाई जो कंसोलिडेशन है उसमें आपको देखना क्या होता है, कॉमन कंट्रोल देखना है, कॉमन डायरेक्टर देखने हैं, कॉमन एसेट्स, कॉमन लायबिलिटीज, है ना, फिर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो अब इसमें ये कहा कि भाई ऐसा है कि भाई कोई सिंगल यार्डस्टिक हम नहीं दे सकते कि भाई कंसोलिडेट करके बेचें या अलग अलग करके करें इसको। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि इस 2 पार्ट्स में बांट दो, कुछ को कॉमन में कर लो, कुछ को अलग कर लो। यही कहानी थी इसमें अल्टीमेटली। कुछ केसेस में इन्होंने कहा कि जैसे KIL लिमिटेड है या ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसमें कंसोलिडेशन विल बी डेट्रीमेंटल टू कंपनीज रेजोल्यूशन प्लान, और इन केस में कंसोलिडेशन को डिनाई कर दिया। लेकिन जो बाकी 13 एंटिटीज थी उन्होंने कहा कि भाई इनके लिए कॉमन प्लान ले आओ। ठीक है, एक कॉमन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाओ फॉर इनवाइटिंग ए कॉमन रेजोल्यूशन प्लान। 2 कंपनी को अलग कर दिया, 13 कंपनीज को अलग कर दिया इसमें। तो adjudicating authority also held that for the purpose of calculation of 180 days as prescribed, the CIRP should be completed within 180 days from the date of this order। उन्होंने कहा इस ऑर्डर से आप 180 दिन लो। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन से मत लो। तो adjudicating authority noted that this decision has taken under exceptional circumstances of this group case। ये है, ये था केस इसमें। अगला केस है हमारा SBI वर्सेस आधुनिक मेटेलिक्स। तो इसमें ये था कि भाई जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगर सीआईआरपी की खत्म हो गई और लिक्विडेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो ये क्या सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, क्या होगा। तो उन्होंने कहा ना, ना तो ये सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, ना ही ये लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। क्योंकि जो आपका अप्रूवल हो चुका है, वो अप्रूवल हो चुका है आपका पहले 17 जुलाई को, मान लो अप्रूवल हो गया। तो अगर कोई क्लेम 18 जुलाई को रिसीव हुआ, ठीक है, 18 जुलाई 2018 से 7 जुलाई 2019 के बीच में,
ठीक है, व्हेन द कंपनी वाज सपोज टू बी रिवाइव्ड, तो उन क्लेम्स का क्या होगा? क्वेश्चन इसमें ये था। तो इसमें ये आया, जो एक्सपेंसेस हैं बिटवीन एंड ऑफ सीआईआरपी एंड स्टार्ट ऑफ लिक्विडेशन, दे आर नाइदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट नॉर लिक्विडेशन कॉस्ट। पेमेंट तो उनकी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी पेमेंट, लेकिन मतलब प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन ये था कि वेदर द कॉस्ट इनकर्ड, एक मिनट, हाँ जी, तो क्वेश्चन इसमें क्या आया कि whether the costs incurred after approval of resolution plan by the adjudicating authority during the implementation of plan, whether they can be paid in priority as CIRP cost or liquidation cost। तो इसमें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी क्लेम्स रिसीव हुए हैं, ना तो ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट का पार्ट है, ना ही ये लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट है। दे कैन नॉट बी अकॉर्डेड प्रायोरिटी। ठीक है, इतना ही मामला था, इसमें और कोई खास बात नहीं है। अगला है फिर FM हैमरले टेक्सटाइल्स लिमिटेड। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, है किसी का क्वेश्चन? कोई नहीं, नहीं तो आप केस बताओ फिर ये। चलो राजेश जी, आप पढ़ो ये वाला केस। FM आप बताओ, ये केस में था क्या? FM हैमरले टेक्सटाइल्स वाला केस क्या था, ये बताओ आप। प्रिंस सोनी जी आप बताओ। चलो प्रिंस सोनी जी, आप ये केस बताओ, ये केस था क्या? FM हैमरले टेक्सटाइल्स लिमिटेड वर्सेस SBI, क्या केस था ये? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, राजेश जी बताओ। हाँ बताऊं सर मैं? बताओ जी, बताओ। हाँ सर, इसमें ये था कि कॉमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी डिस्कस हुई थी इसमें, ओके। और लेस देन लिक्विडेशन वैल्यू ये प्लान अप्रूव हो गया था। हाँ इसके अंदर ठीक जो है, रेजोल्यूशन प्लान था वो लिक्विडेशन वैल्यू से कम पे अप्रूव किया था ठीक सीओसी है, ने। ठीक है, ठीक है। और इसमें महाराष्ट्र सीमलेस का एक जजमेंट डिस्कस हुआ था, और वहां पे ये कहा था कि क्रिस्टल क्लियर क्लेम्स में बी एक्सेप्टेड, और फ्यूचर क्लेम भी इसके अंदर हम फाइल यदि कोई करता है जो फ्यूचर में ड्यू होंगे, वो भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। आरपी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि वो अनमैच्योर्ड है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं सर मेरे सामने। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या आता है, देखो जैसे होता है जब CIRP शुरू होती है, तो IRP जैसे ये पॉइंट होता है उसको वैल्यूअर अपॉइंट करने होते हैं, और वैल्यूअर दोनों फिगर उसको देते हैं, फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है ना? तो नॉर्मली लिक्विडेशन वैल्यू से कम पर प्लान अप्रूव नहीं होते नॉर्मली। ठीक है ना? हालांकि ये लिक्विडेशन वैल्यू किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन जब रेजोल्यूशन प्लान खुलता है तो COC को बताता है, जो RP होता है। तो इस केस में क्या हुआ, लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम आई जो रेजोल्यूशन प्लान आया, लेकिन क्योंकि COC ने अप्रूव कर दिया था, तो जब COC ने अप्रूव कर दिया था तो ये NCLT ने कहा भाई ठीक है, हम इसकी कमर्शियल विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सर अभी तो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कहा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये कहा कि भाई जो फॉर्म H है, फॉर्म H में एवरेज लिक्विडेशन वैल्यू दी है 66,57,30,000 रुपए। ठीक है, और ये कहा कि जो डेट्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर है, दे आर हायर देन दी लिक्विडेशन वैल्यू एज एस्टिमेटेड बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो उन्होंने कहा भाई अगर जो FC को पैसा देना है वही ज्यादा है, तो OC के लिए तो जीरो बचेगी फिर। ठीक है ना? क्योंकि OC को देना क्या होता है, OC को तो देना होता है लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है ना? लिक्विडेशन वैल्यू में वो कुछ मिल नहीं रहा उसको, क्योंकि FC का ही पूरा नहीं हो रहा। The amount of dues to operational creditors as admitted by RP is 977 lakhs. ठीक है, लेकिन however the RA proposes to offer 2.5% of the admitted amount for payment। इन्होंने कहा भी मैं 2.5% दे दूंगा जो भी एडमिटेड क्लेम है ऑपरेशनल क्रेडिटर के। वैसे तो इनका वैल्यू 0 बनती है, पर मैं इनको 2.5% दे दूंगा। एंड द सेट पेमेंट विल बी मेड टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर इन प्रायोरिटी ओवर द पेमेंट टू सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, तो इनका जो अमाउंट बना वो बना
24 लाख रुपए। एडमिटेड क्लेम थे इनके 977 लाख रुपए के ऑपरेशनल क्रेडिटर के। इन्होंने कहा वैसे तो तुम्हें 0 मिलनी है, पर मैं तुम्हें 24 लाख रुपए दे दूंगा तुम्हारे 977 लाख के क्लेम के अगेंस्ट। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसमें क्या कहा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉलोड द रेशियो लेड डाउन केस शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक ऑन द इशू ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कमर्शियल विजडम ऑफ कमिटी। उन्होंने कहा भाई देखो सीओसी ने ये सारी बातें देख ली है, तो सीओसी ने जो बातें देख ली तो इट शुड नॉट बी इंटरफियर्ड, और जो प्लान कैन बी अप्रूव्ड इवन इफ द रेजोल्यूशन प्लान वैल्यू इज लोअर देन द लिक्विडेशन वैल्यू। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन प्लान, it directed that the resolution so approved shall be binding on the corporate debtor and its employees, member creditor वगैरह सब पर। ठीक है जी, वाह बहुत बढ़िया राजेश जी, आप वाकई सही पढ़ रहे हो इसका मतलब। अगला देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कोस्टल प्रोजेक्ट्स। अब प्रिंस सोनी जी आप बताओ क्या केस था ये। जी सर, सर दी कोस्टल प्रोजेक्ट, हाँ सर इसमें वन ऑफ द इशू वाज डिसाइडेड कि एप्लीकेशन फाइलिंग जो है वो एफसी के जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या लीगल काउंसिल है विद प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो लोग फाइल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस वाज चैलेंज। और सेकंड था सर इसमें जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थी उन्होंने उस प्लान को वोट में उसको पास नहीं किया, दे डिडंट अप्रूव द प्लान, और उस प्लान के अप्रूवल ना होने की वजह से उसमें वो सेकंड प्रोजेक्ट या कोई और प्लान को कंसीडर नहीं, मतलब नहीं डिस्कस कर पाए। हुआ क्या कि रेजोल्यूशन प्लान जो है ना इसमें आया ही था सीआईआरपी पीरियड के बाद में, तो इसीलिए सीओसी ने कहा भाई हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे जब सीआईआरपी पीरियड के बाद आया है। और आरपी ने एक्सटेंशन सॉरी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के लिए अप्लाई नहीं किया। हाँ, क्योंकि आरपी को अप्लाई करना होता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी पीरियड, बिफोर एक्सपायरी ऑफ सीआरपी, 180 दिन से पहले ही अप्लाई करना होता है। इसने क्या करा, 180 दिन के बाद अप्लाई करा। जी, तो ये दो पॉइंट्स थे कोस्टल प्रोजेक्ट्स में। अल्टीमेटली डिसीजन क्या हुआ फिर? सर वो प्लान जो था जो रिजेक्ट हो गया उसका मतलब दे वर नॉट अलाउड टू कंसिडर एनी अदर प्लान एंड दे वेंट फॉर लिक्विडेशन। हाँ, तो इसमें लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया। जी, इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे है कि इन व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ सीआईआरपी फॉर एनी रीजंस एज सेक्शन 12 क्लियरली मैंडेट्स that no further extension can be granted beyond 270 days। तो उन्होंने कहा 270 के बाद तो हम एक्सटेंशन ग्रांट कर ही नहीं सकते। इन्होंने कहा भाई सीओसी ने क्या कहा, सीओसी ने मेजोरिटी के साथ ये डिसाइड किया भाई लिक्विडेट करो, ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये भी नोटिस किया कि जो पीरियड ऑफ सीआईआरपी ये एक्सपायर हो चुका है। एक ये भी बात की कि भाई जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो भी एक्सटेंशन एक बार से ज्यादा ग्रांट नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो देयरफॉर द रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 270 डेज कैन नॉट बी एंटरटेन्ड एट दिस स्टेज। गुप्ता सर, लेकिन एक मिनट, the adjudicating authority however noted that the rejection of the resolution plan by the majority vote share was not on sound reason. The resolution plan was under consideration from 29/6, that is before 180 days from the starting point of CIRP. The resolution professional was obliged to identify a resolution applicant prior to the extended CIRP period. इन्होंने कहा भाई ऐसे है कि ये जो है ना जो रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन हो तो गया सीओसी से, लेकिन इट वाज नॉट ऑन साउंड रीजन। भाई 180 डेज से पहले ही रेजोल्यूशन प्लान आ चुका है आपके पास, ठीक है, ये अंडर कंसिडरेशन है बिफोर 180 डेज। लेकिन जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था या सीओसी था ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आए ही नहीं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ठीक है ना, सो एज टू एक्सक्लूड एनी डेज व्हिच वर अनयूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, भाई ये हमारे पास आते कि एक्सक्लूजन के लिए कि भाई हमारे जो है आइडेंटिफिकेशन में इतने दिन वेस्ट हो गए। ऑन द कॉन्ट्ररी एप्लीकेशन एट दिस स्टेज tantamount to putting pressure on the adjudicating authority। भाई उन्होंने ये कहा
कि भाई आप 270 डेज के बाद आए हो हमारे पास, 270 डेज से पहले आए नहीं, तो आप तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि भाई ठीक है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चूजेस टू ग्रांट टाइम बियॉन्ड 270 days, it can consider the resolution plan, knowing very well that the adjudicating authority is not entitled to extend the period more than once. ठीक है ना भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है 270 डेज से ज्यादा तो एक्सटेंशन कर ही नहीं सकती। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज ड्यूटी बाउंड टू एक्ट डिलीजेंटली कीपिंग इन माइंड द टाइमलाइंस। ठीक है, तो हैविंग क्रॉस्ड check the timeline, the only resolution plan submitted for the consideration of COC has not been seriously dealt with within the time frame. अगर ये adequate care लेते to have negotiation with the RA, bearing in mind the very objective of the code, तो chances of succeeding in having a resolution was not too remote. ठीक है, तो laxity in dealing with the negotiation with the resolution applicant for having the resolution is visible from the mode of discussion process entertained by the committee of creditors. Thereby the chances of revival has been blocked. कह रहा हूं, अब तुमने खुद ही रिवाइवल नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम तो एक्सटेंड कर नहीं सकते, जितना सेक्शन 12 में लिखा उससे बियॉन्ड हम एक्सटेंशन नहीं कर सकते। 271 उससे पहले आना था आपने हमारे पास, और नहीं आते तो करो लिक्विडेट, फिर लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया। हाँ, सिद्धार्थ पाल जी कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। हाँ सर, क्या मैं ये बोलना चाहता था, as we know for CIRP process there is a grant of 180 days और उसके बाद another extension of 90 days. हाँ, And the maximum period should not cross beyond 330 days. हाँ, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, अभी बहुत सारी सर CIRP चल रहा है जहाँ पे मतलब नंबर ऑफ डेज इज एक्सीडिंग मोर देन 400 डेज आल्सो। हाँ ठीक है, ठीक है, वो तो ऐसा ना, वो तो ऐसा है, 330 डेज के बाद भी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया ना भाई, उसको मैंडेटरीली मत पढ़ो, उसको ऑर्डिनरीली पढ़ो। हाँ जी, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर, कि मतलब अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक बार एक्सटेंशन देने से ज्यादा कोई पावर है नहीं, तो ये एक्सटेंशन किस बेसिस पर मिल रहा है, व्हिच इज गोइंग बियॉन्ड 330 डेज? नहीं, वो एक्सटेंशन नहीं देते, वो एक्सक्लूड कर देते हैं पीरियड को, कुछ पीरियड को एक्सक्लूड कर देते हैं भाई। ऐसा होता है जब तक CIRP चलती है ना, हर COC मीटिंग के बाद में रिपोर्ट जाती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, तो वो क्या करते हैं कि जब प्लान अप्रूव करना होता है उस टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं पीरियड को। वो बता देते हैं भाई इतना पीरियड इस चीज में वेस्ट हो गया, इतना पीरियड इस चीज में वेस्ट हो गया, वो बढ़ाते नहीं पीरियड को, एक्सक्लूड कर देते हैं। So does it mean अगर कोई CIRP प्रोसेस 450 डेज का चल रहा है, so that is inclusive of the excluded period? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे है ना, जब फाइनल डिसीजन लेते हैं तभी करते हैं काम। अच्छा भाई वो तो चलता ही रहता, बार बार एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं होता, वो तो NCLT को पता ही है। देखो ऐसे है, NCLT को ये सब पता ही रहता है, ये सब चीजें। वो देखो ऐसे है, 180 डेज जब पूरे होने वाले होंगे उससे पहले एक्सटेंशन अप्लाई होगी, ठीक है, उससे पहले 90 डेज की वो एक्सटेंशन दे देगा, ठीक है। उसके बाद में जितना भी एक्सक्लूजन में अगर कोई लीगल हैजल्स की वजह से हुआ है तो वो 330 तक एक्सटेंड कर देगा, उसके बाद में बियॉन्ड है फिर वो एक्सक्लूड करते हैं पीरियड को। ओके, थैंक यू सर। अगला केस कौन डिस्कस करेगा जी? गुजरात NRE कोक। सर गुजरात एजे वैद्यनाथन जी आप करिए डिस्कस, इफ यू आर हियर। कौन सा केस है? यस। कौन सा केस है? कौन सा केस? ये केस आप डिस्कस करो सर, गुजरात NRE कोक। गुजरात NRE तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, लक्ष्मी विलास बैंक वन ऑफ द स्टेक होल्डर था इसमें। ओके। तो उसमें क्या हुआ था कि उसके पास सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में वो भी एक था, लेकिन उसके पास सिर्फ 2.49% का ही स्टेक था सिक्योर्ड एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो परमिशन नहीं दे रहा था, NOC नहीं दे रहा था, वो चाह रहा था कि सेक्शन 52 के मुताबिक वो उसको रोका हुआ था, इसमें अड़ंगा लगा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि देखा इन लोगों ने कि उसका सिर्फ 2.49% ही है,
तो वो तो मेजॉरिटी में नहीं आता है, 66% से नीचे आता है। इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड कर लिया, इसको किनारे लगा दिया और आगे बढ़ा दिया CIRP को, और लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया उसके लिए, क्योंकि वो उसमें वो अलग से उसको बेचना चाहता था, लेकिन बेचेगा कैसे? उसमें तो जॉइंट सिक्योरिटी था और भी बैंक के स्टेक थे उसमें, उस कॉमन सिक्योरिटी था वो। तो उसके लिए तो उसको अलग से तो कुछ बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है ना, तो उसको अड़ंगा लगा रहा था वो। तो उसमें इन्होंने क्या, ठीक है, तो उसमें NCLT ने कहा कि 230 या 232 के मुताबिक भी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाइए, और लिक्विडेशन के साथ साथ, अगर लिक्विडेशन के पहले आप 230 लगाते हैं तो 230 के मुताबिक उसको आगे बढ़ाइए, उसको कंप्लीट कर लीजिए 90 डेज के अंदर। वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला जो। तो इसमें चॉइस दे दिया सीओ से लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर का रास्ता साफ कर दिया उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, लगा रहा था इसमें लचीलापन। बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। इसमें क्या हुआ, ये पिटीशन फाइल की थी लिक्विडेटर ने। इसने ये कहा कि भाई जितने भी 15 सिक्योर्ड क्रेडिटर थे इसमें, इनको कहा भाई या तो अपनी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको रिलिक्विश करो या फिर प्रोसीड करो अंडर सेक्शन 52। तो बाकी सब ने क्या किया, अपना क्लेम रिलिक्विश कर दिया था, एक्सेप्ट दिस लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के पास 2.49% सिक्योरिटी इंटरेस्ट था, ठीक है ना। नोटिस भी इसको दिया, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा कि भाई सबकी कोऑपरेशन जब तक नहीं होगी तब तक लिक्विडेशन हो नहीं सकता, तो इन्होंने इसका जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट था उसको रिलिक्विश कर दिया, ठीक है। और जो पिटीशन थी इसको अलाउ कर दिया इन टर्म ऑल अबाउ। तो नाउ लिक्विडेटर इज ही कैन प्रोसीड विद लिक्विडेशन प्रोसेस। ये था। लेकिन कॉमन सिक्योरिटी था ना, प्रॉब्लम आ रही। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पारी पासु चार सब बैंक का हो गया था। बिल्कुल ठीक। वो अड़ंगा लगा रहा था इसमें। अगला केस देखते हैं। अगला केस है जी हमारे पास जेट एयरवेज का, ठीक है जी। तो SBI वर्सेस जेट एयरवेज। तो क्वेश्चन इसमें ये था कि जो ऑर्डर पास्ड है बाय फॉरेन कोर्ट, वेदर इट कैन बी गिवन इफेक्ट टू इन इंडिया, और दूसरा ये था कि वेदर CIRP ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर कैन बी एडमिटेड इन इंडिया इन द लाइट ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द नॉर्थ हॉलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो फॉरेन कोर्ट ने कोई अवार्ड दिया हुआ था, क्या उसको यहां पर इफेक्ट देना है? पहला बात तो ये था। और जो CIRP जो एडमिट इंडिया में हो गई, ये हो सकती है क्या? क्योंकि पहले ही नॉर्थ हॉलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया। क्वेश्चन इसमें ये था। कौन डिस्कस करेगा इस केस को, बताइए। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं। SBI वर्सेस जेट एयरवेज वाला केस है। हाँ जी बोलिए बोलिए भाई। देखो सब डिस्कस करोगे तभी कुछ। हाँ आराजे जी बोलिए आप। SBI वर्सेस जेट एयरवेज। हाँ जी। इसमें सर वही था कि जो फॉरेन कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी नॉर्थ हॉलैंड जो नीदरलैंड के कोर्ट में, तो वहां पे उसका जो डिसीजन आया था, तो उसको हमारे यहाँ पे IBC ने ये कहा कि हम फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ऑर्डर को न्यूलिटी बता दिया था। और इसमें एक बात और करी कि भाई वो कह रहे थे कि इसमें जो प्रोसीडिंग है वो हमारे यहाँ पे CIRP से पहले हुई है, लेकिन उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था अपने इंडियन NCLT ने। और इसमें 20,000 एम्प्लॉय की बात की थी अपने, और कहा था कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है और हम इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते वहां के जो ऑर्डर को। बस इतना ही ये केस था जहां तक मेरे को। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ यही कहा कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं इसमें, और अर्लीस्ट रिवाइवल इसका होना चाहिए थ्रू रेजोल्यूशन प्लान। तो ये जो प्रोसीडिंग्स हैं दे कैन नॉट बी स्टेड और विदहोल्ड इवन फॉर ए सिंगल डे बेस्ड ऑन द ऑर्डर पास्ड बाय एनी फॉरेन कोर्ट व्हिच इज ए नलिटी इन द आइज ऑफ द लॉ। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली और IRP अपॉइंट कर लिया। अगला केस देखते हैं। अगला केस है जी आपका ये TR रविचंद्रन RP ऑफ किरण ग्लोबल कैम वर्सेस
असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स। सर मैं डिस्कस करूं इसको? हाँ सिद्धार्थ पाल जी डिस्कस करिए प्लीज। हाँ, दिस इज पेमेंट एक्चुअली आईबीसी का जो नॉर्मल एक्चुअली हमारे कोड का मुताबिक व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गो थ्रू एज ए गोइंग कंसर्न। द आईआरपी आप ना आप इसको जरा आपने स्पीकर ऑन किया हुआ, स्पीकर म्यूट कर लीजिए मेरे ख्याल से तो ज्यादा क्लियर होगा। ओ अच्छा सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, एक्चुअली कुछ तकलीफ चल रहा है, 1 मिनट सर, जस्ट लेट मी पुट द हेडफोन। अभी सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो, बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। ओके हाँ जी sir, this case Kiran Global came versus the assistant commissioner of GST circle. The case was related to the GST commissionerate. GST authority is not allowing the organization for the GST payment. Basically, IBC what it tells to take the organization as a going concern concept. So IRP of this organization applied for payment of the GST whatever liability, GST liability, but the tax authority was not allowing them to pay the GST portion. They are telling there is no regulation in the code in like that. So after all this adjudicating authority told इसमें क्या हुआ clearly- था सिद्धार्थ पाल जी, इसमें ये हुआ था इसने कहा था जी मैं करंट ड्यूज दे देता हूँ, पुराने वाले नहीं दूंगा, ठीक है ना। ओ मैं क्वेश्चन मैं इसमें उल्टा ये बोल था। दिया, हाँ सॉरी मैं उल्टा करंट बोल ड्यूज दिया। पेमेंट करना था। हाँ करंट ड्यूज का था, वो पुराना लायबिलिटीज का नहीं था। हाँ, हाँ सो करंट ड्यूज का जो पेमेंट करना था, टैक्स अथॉरिटी इज नॉट अलाउइंग देम, दे आर टेलिंग ऐसा कोई प्रोविजन तो है नहीं कोड में। तो एंड ऑफ द टाइम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज गिवन द रूलिंग जे इसको आप ऑथराइज कर दिया, जीएसटी कमिश्नरेट को बोल दिया कि इस सॉफ्टवेयर में आप आपका सिस्टम लागू करो, सिस्टम लागू करके इसको अलाउ करो पेमेंट करने का, अदरवाइज कोई भी तो कंसर्न गोइंग कंसर्न बेसिस में नहीं चल सकते हैं। इज इट करेक्ट सर, और आई एम मिसिंग समथिंग? अगला केस देखते हैं। अगला केस है जी हमारा, नहीं सर, हैव आई मिस्ड एनीथिंग? नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला केस है इंडस बायोटेक का, इंडस बायोटेक वर्सेस कोटक इंडिया वेंचर फंड। ये बताइए कौन डिस्कस करेगा? प्रिंस सोनी जी आप करिए डिस्कस। शुक साहब आप करिए डिस्कस, आपने नहीं कोई केस डिस्कस किया। नहीं सर, मेरा ये थोड़ा पिछले तो देखे हुए थे, ये तो नहीं देखा हुआ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रिंस सोनी जी आप करिए डिस्कस, इंडस बायोटेक वर्सेस कोटक इंडिया। हेलो, मेरी एक्चुअली मीटिंग चल रही, बाद में करता हूँ आराम से। हाँ जी प्रिंस सोनी जी हैं क्या? मनोज वर्मा जी आप करिए डिस्कस, यू कैन डिस्कस। आरसी असीजा जी, आरसी असीजा जी आप कर सकते हैं डिस्कस इस केस को? सर शैल आई डिस्कस? हाँ करिए करिए, सिद्धार्थ पाल जी करिए प्लीज। अच्छा, इंडस बायोटेक वर्सेस कोटक इंडिया वेंचर फंड। हाँ This case is related to section 8 of and section 8 and इसका मतलब जो इसका difference of opinion आया था related to arbitration। 8 कहाँ था इसमें? 7 था। सर ये 7 आर्बिट्रेशन का 8 है। आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट का वो सेक्शन सेक्शन 8 तो आर्बिट्रेशन वाला था, सेक्शन इसमें आईबीसी का तो सेक्शन 7 था ना। आईबीसी का सेक्शन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। सो यहाँ पे जो केस ये आया था दैट सर मेरा शायद मिस हो रहा है इस पे। सर आई रिक्वायर सम टाइम, कैन यू गिव मी 5 मिनट्स? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब तक कोई और डिस्कस करें। हाँ हाँ, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू डिस्कस दिस इंडस बायोटेक? भाई 15 लोग हैं, 15 में से कोई भी डिस्कस करो। हाँ जी सर, हाँ जी हमें बता। हाँ करो राजेश जी, करो आप करो। हाँ जी, इसमें हाँ जी। वही सर बताया जैसे कि आर्बिट्रेशन एक्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी इसमें, क्योंकि इसके अंदर जो एग्रीमेंट था उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज भी थी वहां पे।
तो जब CIRP की एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद फिर क्या किया, एफसी ने सेक्शन 7 में भी एप्लीकेशन फाइल कर दी आर्बिट्रेशन के साथ साथ। तो मेन केस क्या था शुरू में, क्या था ये 7 मतलब डिफॉल्ट किस चीज का था भाई? सेक्शन 7 की एप्लीकेशन थी तो किस चीज का डिफॉल्ट था? ये था फेलियर टू रिडीम ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये केस था मेन कि भाई इस जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे उसको रिडीम नहीं कर पाई कंपनी, तो इन्होंने सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा दी। और वो जो हाँ जी। शेयर होल्डर एग्रीमेंट था, शेयर होल्डर एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज थी। आर्बिट्रेशन क्लॉज थे। हाँ जी, हाँ जी, अब करिए डिस्कस। हाँ जी, तो इसमें वही था सर कि आर्बिट्रेशन क्लॉज कांट प्रिवेल IBC, तो वो आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू इसको ले जाना चाहते थे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, IBC को प्रिवेल नहीं कर सकते आप इसमें। नहीं वो तो ठीक है, हुआ क्या अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्चुअली केस ये था, अकॉर्डिंग टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिटेबल कंपनी, तो इसको मतलब डिफॉल्ट होने का सवाल ही नहीं है। दैट इज द मेन रीजन ना। हाँ, उन्होंने ये कहा भाई देखो ऐसे है, आपका ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट से गवर्नड है, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट से गवर्नड है, वहां पर आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो पहले आप आर्बिट्रेशन वाली रेमेडी एग्जॉस्ट कर लो, ठीक है ना? आप इसको क्यों सेक्शन 7 की एप्लीकेशन में एडमिट कर भाई? अदरवाइज सॉल्वेंट कंपनी है, काहे को उसको IBC में ले जाना चाहते हो? तो आप पहले जो है आर्बिट्रेशन वाले मैटर पे जाओ। यस यस, तो सर, तो इन द बेसिस ऑफ दिस केस कैन वी एक्चुअली टेक इट एज ए प्रेसिडेंस, जो मतलब कोई भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देखो ऐसा है ना जी, देखो पता क्या है, IBC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? IBC का मेन ऑब्जेक्टिव कोई रिकवरी तो है नहीं, इट इज नॉट अ रिकवरी मैकेनिज्म। इसमें तो ये है, इट इज ए बेनिफिशियल लेजिस्लेशन फॉर कंपनीज। ये तो कंपनी की हेल्प करने के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया है कि भाई अगर कोई कंपनी प्रॉब्लम में आ गई तो उसको रिजोल्व कर दे, दूसरा आदमी आके रिजोल्व कर दे, अगर नहीं रिजोल्व हो सकता तो लिक्विडेशन में जाओ। ये है, ये नहीं कि भाई किसी ने पैसे लेने हैं तो IBC में पहुंच जाओ। अब ये अदरवाइज डेट फ्री कंपनी का है, को उसको बंद कराने पे तो ले आपके पास। जैसे एक एम्प्लॉयमेंट वाला भी केस आया था, इसमें एम्प्लॉय भी पहुंच गया था IBC में, उसने सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगा दी, सेक्शन 9 की, तो उन्होंने कहा भाई देखो आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जिसके बेसिस पे ड्यूज क्लेम कर रहे हो उसी में आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो पहले आर्बिट्रेशन वाली रेमेडी एग्जॉस्ट करो। इसमें भी ये था कि भाई देखो आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो पहले वो चीज एग्जॉस्ट करो, फिर तो आ ही सकते हो। अगर आर्बिट्रेशन फेल हो जाए तब तो यहीं आएंगे, फिर और क्या करेंगे? अल्टरनेट रेमेडी की बात थी ना सर। हाँ, वो कहते हैं भाई अगर अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है और बिना बात के कंपनी को बंद कराने के लिए थोड़ी IBC है, ये चीज है। डिफॉल्ट तो हुआ था इसमें, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटेड दैट द डिफॉल्ट हैज अकर्ड इन द प्रेजेंट केस, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये सॉल्वेंट है, डेट फ्री और प्रॉफिटेबल कंपनी है। एक अदरवाइज जो सॉल्वेंट या डेट फ्री कंपनी है उसको आप इंसॉल्वेंसी में ले जाओगे, इट इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल रिजल्ट, ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, कैलकुलेशन कन्वर्जन फॉर्मूला है, ठीक है ना? और ये सारे जो है आर्बिट्रेशन के मैटर है। तो अटेम्प्ट मस्ट बी मेड टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द पार्टीज, और नहीं होगा तो फिर यहाँ आ जाना, फिर तो हम बैठे ही हैं। अगला केस देखो जी, ओम प्रकाश अग्रवाल वर्सेस चीफ कमिश्नर। आज कौन डिस्कस करना चाहता है? सर मैं बोलूँ इसको? आप बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, इसमें टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच किया था इनका बैंक अकाउंट, कंसिडरिंग दैट इनका उनको कुछ लाइबिलिटी था, बट लिक्विडेटर ने बताया कि ये क्लेम ये एसेट CD का है, कॉर्पोरेट डेटर का है। तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने ये बैंक में जो पैसा पड़ा है वो CD का एसेट्स है, यू कैन नॉट अटैच इट बिकॉज IB हैज ओवरराइडिंग पावर्स देन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नहीं, ये कुछ और ही केस था, और इसमें तो TDS का मैटर था। इसमें क्वेश्चन ये था कि भाई ओम प्रकाश, जो सेल प्रॉपर्टी पे हम लोग जो TDS काटते हैं ना, वो काट रहा था। तो बिल्कुल वो बिल्कुल बोल रहे थे कि आप ये काट रहे हो तो मतलब आप 53 के अकॉर्डिंग जाओ, आप इसको पहले नहीं काट सकते हो। आपको हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आप कट कर सकते हो ये।
आपको 53 वाला उसमें वाटरफॉल में नहीं जाने का दरकार है, आप इसमें अभी आप डिडक्ट कर सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन ये था इसमें कि लिक्विडेशन अगर किसी कंपनी का चल रहा है तो लिक्विडेशन में क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी ये सेल होगी प्रॉपर्टी को तो कोई खरीदेगा ना उसको। तो जो परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी है, क्या उसको टीडीएस काटना बनता है अंडर 194 आई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? पहला तो क्वेश्चन ये था कि क्या परचेजर को टैक्स काटना है। दूसरी बात ये कि डज पेमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्स काउंट अमाउंट टू पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज इन प्रायोरिटी टू अदर क्रेडिटर? भाई देखो, जो टैक्स टीडीएस काटेगा वो पेमेंट भी करेगा, ठीक है। तो आरपी ने क्या कहा, आरपी ये जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर ने कहा कि भाई इसका टैक्स काटो ही मत, इसका टैक्स काटे बिना मेरे को सारी पेमेंट दे दो, ठीक है ना। अब इसने कहा कि भाई देखो, ये जो टैक्स काट करके जमा करा रहा है, ये कोई गवर्नमेंट ड्यूज को इन प्रायोरिटी पेमेंट नहीं हो रही, क्योंकि ये तो बायर की ड्यूटी है टीडीएस काटना। लिक्विडेटर क्या कह रहा था इसमें, लिक्विडेटर कह रहा था कि भाई बिना टीडीएस काटे मुझे सारा पैसा दे दो, परचेजर को वो ये बोल रहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये उठा, क्या टीडीएस काटना जिम्मेदारी है या नहीं परचेजर की? उन्होंने कहा है, और ये जो जब टीडीएस काटेगा तो वो जमा भी कराएगा नेचुरली, जो परचेजर है, ठीक है ना, उसने टीडीएस काट के फॉर्म के थ्रू जमा कराएगा। तो ये जो जमा कराना है, क्या ये पेमेंट मानी जाएगी? गवर्नमेंट अथॉरिटीज को उन्होंने कहा ये पेमेंट नहीं मानी जाएगी। भाई ये तो बायर की बात है, ये कोई सेलर की बात थोड़ी है, इसमें सेलर है ना सीडी। तो ये क्वेश्चन था इसमें, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा सर देयर इज नो प्रोविजन एग्जेम्प्टिंग परचेजर फ्रॉम रेमिटिंग टीडीएस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन पेएबल टू द सेलर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट में है ना, आप इनका ही वो उसमें ये लिखा हुआ है सर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर का। पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन केस ये तो जो यही था, 13 नंबर। केस तो इसमें यही अच्छा, था, ओके, ओम प्रकाश ओके, अग्रवाल में फाइन। टीडीएस वाला केस था, ठीक है जी। हो सकता है उसमें कई बार ओके सर, मिक्सिंग हो जाती है, थैंक यू। गलत हो जाता है, वो एक अलग बात है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप, कुछ और बोल रहे थे? ओके ओके, नहीं सर, थैंक यू। अगला केस देखें, SCSL बिल्डवेल वर्सेस पाल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन डिस्कस करेगा इस केस को? राजेश जी आप ही करो, ये तो कल भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था, है ना। हाँ जी सर। तो ये तो हो ही गया था मेरे ख्याल, कोई जरूरत नहीं है इसमें। हाँ नहीं, वो 50% इसमें ये था कि वो है, ये तो होम बायर का केस था ना। हाँ होम बायर वाला, हाँ। और आरपी को इन्होंने वो कल तो आप अच्छा हाँ, से समझाया, 100% हाँ, कैसे हुआ हाँ, आपको बिल्कुल समझाया बिल्कुल कल। बिल्कुल, हाँ। और अगला केस देखते हैं, ओम बॉस्को रेल वर्सेस फुसेको इंडिया। फुसेको इंडिया लिमिटेड वर्सेस ओम बॉस्को, क्या है ये केस? इसमें वही सर्कुलर था सर, सर, सेक्शन 4 की सर जब डेट चेंज हुई थी उसके एप्लीकेबिलिटी के ऊपर है ये केस। हाँ हाँ हाँ। तो इशू ये था कि जो नोटिफिकेशन आया है कि भाई 1 लाख से जो 1 करोड़ रुपए हुई है, ये अगर जो एप्लीकेशन पेंडिंग बनी है, एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड है, ठीक है, लेकिन अगर वो पेंडिंग फॉर एडमिशन है तो उस पर ये अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी आती है ना नोटिफिकेशन, वो प्रोस्पेक्टिव होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 मार्च को इशू की थी, इंक्रीजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू 1 करोड़। और ये जो अमेंडमेंट है ये रिट्रोस्पेक्टिव है, ये आर्गुमेंट दिया गया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि इसका 1 लाख से तो ऊपर था, लेकिन 1 करोड़ के कम था इसका जो क्लेम था। तो बाद में लिमिट 1 करोड़ हो गई थी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये तो इसमें आएगा ही नहीं, दिस इज नॉट मेंटेनेबल, इसमें ये आर्गुमेंट दिया गया। It was also agreed that in Sleepwell Industries Limited, a similar amendment to section 10(4)(c). अब उन्होंने कहा कि 10(4)(c) वाली जो अमेंडमेंट है उसको आपने रिट्रोस्पेक्टिव माना था, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटेड दैट इट इज वेल सेटल्ड लॉ कि जो स्टैट्यूट है वो प्रोस्पेक्टिव माना जाता है जब तक कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव ना कहा जाए, आइदर एक्सप्रेसली और नेसेसरी इम्प्लीकेशन से, ठीक है ना। जो अमेंडमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव है और रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो बेंच प्रोसीडेड टू एडमिट द एप्लीकेशन। तो इन्होंने सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन जो है एडमिट कर ली थी। अगला केस हरीश पी वर्सेस सर हाँ इसमें जी, एक पॉइंट और, मतलब हाँ एनी डिफॉल्ट जो कि 24 मार्च 2020 से पहले हुआ है, हाँ
उसकी एप्लीकेशन अगर 1 लाख की डिफॉल्ट की है तो वो नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हाँ बिल्कुल from the लिमिटेशन date पीरियड में, of- हाँ लग सकती है. सो दिस बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन इज राइट. हाँ बिल्कुल यही है, यही है। थैंक भाई यू. डिफॉल्ट पहले हो जाना चाहिए। जब हाँ। डिफॉल्ट से तो आपका लिमिटेशन पीरियड तो 3 साल का है ही ना, तो 3 साल जी। के बीच में तो लग ही सकती है। राइट सर. अगला केस देखते हैं, हरीश पी वर्सेस कैमिजोल एडिटिव्स। कौन डिस्कस करेगा इस केस को? हाँ जी सर मैं बताता हूँ सर. मैं बताइए बताता हूँ बताइए। इस केस में. सर इस केस में बेसिकली ये लॉकडाउन के पीरियड में जो एम्प्लॉय थे उनको वर्क हाँ फ्रॉम होम करके और बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा रिडक्शन इन सैलरी वगैरह हुआ. हाँ और लेटर ऑन उनकी सैलरी पेमेंट्स नहीं हुई किसी कारण की वजह से, और फिर उस एम्प्लॉय ने रिजाइन भी कर दिया. और उसके अपने सैलरी के ड्यूज ना मिलने की वजह से उसने लिक्विडेशन सॉरी सेक्शन सीआईआरपी 9 की की एप्लीकेशन एप्लीकेशन लगा फाइल. दिया। हाँ जी, एप्लीकेशन फाइल करी. और हाँ एडजुडिंग अथॉरिटी ने उनका जो डॉक्यूमेंट्स में से जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसमें एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज था. हाँ एंड जैसा आपने पहले वाले उसमें भी बताया था कि हाँ भाई हाँ एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, सब हाँ। कुछ ठीक ठाक चल रहा है. और दिस प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी इज नॉट मनी रिकवरी प्रोसेस. सो एज पर द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे शुड discuss and resolve it amicably through an arbitration clause. And and they rejected the application on this note. एक और बात भी है इसमें, क्या कहा कि जो एनसीएलटी है, एनसीएलटी के पास पावर है अंडर सेक्शन 442 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट कि कोई भी जो मैटर है उसको मीडिएशन या कंसिलिएशन को रेफर कर सकती है। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बीइंग एनसीएलटी अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 ऑफ द कोड कैन सो मोटो रेफर द मैटर टू आइदर मीडिएशन और कंसिलिएशन और टू आर्बिट्रेशन टू सेटल द डिस्प्यूट. So since arbitration clause is available in the agreement in question, the petitioner can be permitted to invoke arbitration clause in respect of the issue. NCLT भी खुद भी किसी मैटर को मीडिएशन या कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकती है. ये पावर दी गई सेक्शन 442 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में. लास्ट केस देखते हैं एडलवाइस का. एडलवाइस है कौन सा? हाँ एडलवाइस वाला केस. इसमें एक इशू जो उठाया था एडलवाइस ने, वो ये कहा गया था कि भाई जो असाइनमेंट एग्रीमेंट है उस पर स्टैंप ड्यूटी पेड नहीं की गई, देयरफॉर दिस केस शुड नॉट बी एडमिटेड. बाकी वाले तो इशू हमने डिस्कस किए ही थे, तो एक स्टैंप ड्यूटी का भी केस था इसमें कि स्टैंप ड्यूटी जो है, जो असाइनमेंट एग्रीमेंट है उस पर स्टैंप ड्यूटी पेमेंट नहीं की गई. तो इसने ये कहा कि भाई तुम बताओ स्टैंप ड्यूटी कितनी होनी चाहिए थी. तुम हमसे ही क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एनसीएलटी खुद ही ढूंढ के बताए कि कितनी होनी चाहिए थी और कितनी नहीं हुई. So as to non-payment of stamp duty over assignment agreement, the applicant has categorically mentioned that the applicant has paid requisite stamp to the government of Maharashtra. ठीक है, तो corporate debtor को it should not have taken this plea, which is not valid in the eye of the law. इन्होंने कहा कि भाई ये केस नहीं है कि स्टैंप ड्यूटी पेमेंट नहीं हुई, इन्होंने कहा इनएडिक्वेट स्टैंप ड्यूटी पेमेंट हुई है. तो जब इनएडिक्वेट है तो सिटी खुद बताए कि कितनी ड्यूटी होनी चाहिए थी और कितनी पेमेंट हुई है, और स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ लॉ बताए गवर्निंग द सिचुएशन. ठीक है, तो कैन ए पार्टी एंगेज द कोर्ट टू गेट इनटू इंक्वायरी ऑन ए स्वीपिंग एलिगेशन ऑफ द पार्टी. भाई कोर्ट से आप एक्सपेक्ट करो कि हम इंक्वायरी करें. The adjudicating authority considered to be a tactic to burden this tribunal to decide issues without any factual foundation. तो उन्होंने एडमिट कर ली सेक्शन 7 की एप्लीकेशन. एक और इसमें था कि नॉन मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस. ये भी इसमें एक इशू था. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटेड दैट द फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ ग्रांटिंग लोन, default in repayment, restructuring of loan, failure to adhere to the restructuring package, or even assignment of this loan to ARC and invocation of pledge of shares have not been disputed. ठीक है, तो वो कहता है कि सेक्शन 3 की जो क्लॉज ए है उसमें 3 सिचुएशन है. क्या है? एक तो रिकॉर्ड अवेलेबल विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, दूसरा है सच अदर रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट एज स्पेसिफाइड, और तीसरा है सच अदर एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एज स्पेसिफाइड.
ये जो तीनों मैंडेट्स हैं डिसजंक्टिव है, कनेक्टेड विद क्लॉज और, ठीक है, इन तीनों के साथ और लगा हुआ है, भाई तीनों में से एक 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 कोई भी चीज दे दो। Therefore, each mandate is independent and complete. If the financial creditor is able to furnish material covering any of the three mandates, then application is considered to be complete. तो application complete मानी जाएगी। ठीक है जी, बाकी कल करते हैं इसमें। पर ऐसा है जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं कर रहे इसमें, तो आप चाह रहे हो कि मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, उससे तो कोई फायदा नहीं ना।